वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए, वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today's topic is Basic Structure of the Constitution from the book Indian Polity by M. Lakshmikant, Chapter 11. इस टॉपिक का समरी नोट्स और MCQ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो आज हम संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। मतलब ये जो मूल ढांचा है, ये कॉन्सेप्ट कैसे सामने आया, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। जी बिल्कुल। देखिए, ये सब शुरू हुआ एक बड़े सवाल से। सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को मतलब मौलिक अधिकारों को अमेंड कर सकती है या नहीं। ओके, ठीक है। तो इसे थोड़ा समझते हैं। इस सफर में पहला इम्पोर्टेंट केस कौन सा था? हाँ, जो सबसे पहला सिग्निफिकेंट मामला था वो था शंकरी प्रसाद केस। ये 1951 की बात है जी। इसमें जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 उसे चैलेंज किया गया था क्योंकि उसने राइट टू प्रॉपर्टी को थोड़ा कर्टेल किया था। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि हाँ, पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के तहत ये पावर है, वो संविधान के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी शामिल हैं। अच्छा। और कोर्ट ने ये भी माना कि जो आर्टिकल 13 में लॉ शब्द है ना, उसका मतलब सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स नहीं। अच्छा, मतलब 1951 में स्थिति ये थी कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती थी, लेकिन ये स्टैंड बदला बाद में ना। हाँ, बिल्कुल बदला। गोलकनाथ केस में, ये 1967 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला वाला फैसला, मतलब शंकरी प्रसाद वाला व्यू, पलट दिया। इस केस में 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 को चैलेंज किया गया था। हाँ। और कोर्ट ने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स तो ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल हैं, मतलब उनका दर्जा बहुत ऊंचा है, खास है, उन्हें बदला नहीं जा सकता, पार्लियामेंट उन्हें छीन या कम नहीं कर सकती। और ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आर्टिकल 13 के तहत लॉ ही माना जाएगा, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो वॉइड होगा। ओहो, तो ये तो पार्लियामेंट की पावर पर एक बड़ी रोक थी। फिर पार्लियामेंट ने कैसे रिएक्ट किया? जाहिर है पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया। गोलकनाथ फैसले के जवाब में पार्लियामेंट लाई 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। इस एक्ट ने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों को अमेंड कर दिया और ये डिक्लेयर किया कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को भी कम करने या छीनने की पूरी पावर है, और ऐसा कोई भी अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13 के मतलब में लॉ नहीं माना जाएगा। अच्छा, और इसके बाद ही आता है वो सबसे चर्चित मामला, केशवानंदा भारती केस। यहाँ से कहानी में एक बड़ा मोड़ आया है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। केशवानंदा भारती केस 1973 का, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक लैंडमार्क है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस के फैसले को ओवररूल कर दिया, मतलब माना कि हाँ, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और 24th अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को भी अपहोल्ड किया। हाँ। लेकिन, और ये लेकिन बहुत क्रूशियल है, कोर्ट ने यहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन पेश की, मूल ढांचा। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, वो उसे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर करने या नष्ट करने की इजाजत नहीं देती। अच्छा। मतलब पार्लियामेंट वो फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की शुरुआत। तो ये एक तरह से पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पर एक सीमा लग गई, एक चेक लग गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेक। और इस डॉक्ट्रिन को फिर इंदिरा नेहरू गांधी केस, जो 1975 का है, उसमें और बल मिला। तब कोर्ट ने 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के एक प्रोविजन को इनवैलिडेट कर दिया था। वो प्रोविजन प्रधानमंत्री के इलेक्शन डिस्प्यूट्स को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखता था। कोर्ट ने कहा ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो ये खींचतान चलती रही। पार्लियामेंट का फिर से रिएक्शन आया होगा? हाँ, फिर से रिएक्शन आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। ये तो काफी बड़ा अमेंडमेंट था। इसने आर्टिकल 368 को फिर से अमेंड किया और कहा कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पर कोई लिमिटेशन है ही नहीं, कोई सीमा नहीं। और ये भी जोड़ दिया कि किसी भी अमेंडमेंट को किसी भी आधार पर
चाहे वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ही क्यों न हो, किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मतलब जुडिशियल रिव्यू को ही हटाने की कोशिश, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं माना। मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 में। सुप्रीम कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट के इस प्रोविजन को, जो जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड करता था, उसे इनवैलिडेट कर दिया, रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि जुडिशियल रिव्यू तो संविधान का बेसिक फीचर है, इसे आप छीन नहीं सकते। अच्छा। कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि संविधान ने पार्लियामेंट को लिमिटेड अमेंडमेंट पावर दी है, एक सीमित शक्ति, और पार्लियामेंट अपनी इस लिमिटेड पावर का इस्तेमाल करके इसे एब्सोल्यूट पावर में, मतलब असीमित शक्ति में नहीं बदल सकती। ये जो लिमिटेड अमेंडिंग पावर है, ये खुद ही संविधान का एक बेसिक फीचर है। समझ गया। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद आज की फाइनल पोजीशन क्या है, इसका निचोड़ क्या है? देखिए, आज की पोजीशन जो केशवानंदा भारती और मिनर्वा मिल्स केसेस से निकल कर आई है, वो ये है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है। ठीक है। इसमें फंडामेंटल राइट्स भी शामिल हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये अमेंडमेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट या डिस्ट्रॉय न करे। ठीक है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा आखिर है क्या? क्या कोर्ट ने इसकी कोई लिस्ट दी है, कोई परिभाषा? देखिए, कोर्ट ने इसे कहीं भी कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन नहीं किया है। ये एक डायनामिक और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। मतलब समय के साथ इसमें चीजें जुड़ सकती हैं, लेकिन अलग अलग जजमेंट से कुछ चीजें हैं जो बेसिक फीचर्स के तौर पे पहचानी गई हैं। जैसे? हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स। हाँ, बिल्कुल। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की सर्वोच्चता, इंडियन पॉलिटी का सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नेचर, संविधान का सेक्युलर कैरेक्टर, धर्मनिरपेक्षता जी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, फेडरल कैरेक्टर, संघीय ढांचा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच हार्मनी और बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बिल्कुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और जैसा हमने देखा, पार्लियामेंट की संविधान को अमेंड करने की लिमिटेड पावर, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स जो आर्टिकल्स 32, 136, 141, 142 में हैं, और हाई कोर्ट्स की पावर्स आर्टिकल्स 226 और 227 के तहत। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ये पूरी नहीं है, इसमें और भी एलिमेंट्स बेसिक फीचर माने जा सकते हैं। एक और बात थी शायद वामन राव केस के बारे में। हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। वामन राव केस में कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ये उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर लागू होगी जो केशवानंदा भारती जजमेंट की तारीख यानी अप्रैल 24, 1973 के बाद इनैक्ट हुए हैं। उसके पहले के अमेंडमेंट्स पर यह डॉक्ट्रिन लागू नहीं होगी। बहुत बढ़िया। तो ये था संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पूरा एवोल्यूशन और उसका मतलब। ये था आज का यूपीएससी बुक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।